Hello students, how are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly. Today we are reading chapter first, our past part second. और पास्ट के चैप्टर फर्स्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में क्या रीड किया था कि जो फर्स्ट मैप बना था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो किसके द्वारा बनाया गया था 1154 में अरब जियोग्राफर के द्वारा अल इद्रीसी के द्वारा। सेकंड मैप जो इंडिया का बनाया गया था 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। तो दोनों मैप में डिफरेंस क्या था कि जो फर्स्ट मैप था वो बिल्कुल अपोजिट था हमारे प्रेजेंट के इंडियन मैप के और सेकंड एज इट इज सेम था। ओके, फिर हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइम पे जो न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी थी वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया बदलाव, क्या क्या चेंज है। जैसे फॉरनर के शब्द एक शब्द था, उसके अलग अलग मीनिंग अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थे। फिर हिस्टोरियन ने किन किन सोर्सेज का यूज़ किया था आवर पास्ट की इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए। फिर हमारे ये टू लैंग्वेज हैं अरेबियन और पर्शियन, जिसमें क्या लिखे जाते थे ये हमारे हिस्टोरियन के द्वारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे या इंस्क्रिप्शन मिले थे वो ये हमारे आवर पास्ट की जानकारी के लिए मदद कर रहे थे। ओके, हमने जो बदलाव आए थे, चेंजेस आए थे, उनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया। आज हम कर रहे हैं रीजन एंड एम्पायर, यानी कि जो अलग अलग एरिया थे और उनके जो साम्राज्य था वो कैसा था। जैसे कि इस चैप्टर में हम 700 से 1750 के बीच के टाइम पीरियड में के बारे में रीड कर रही हैं। तो ये रीजन और एम्पायर के डिटेल तो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। जैसे सोल एम्पायर के बारे में चैप्टर सेकंड में, तुगलक के बारे में चैप्टर थर्ड में, मुगल्स के बारे में हम चैप्टर 4 में। तो इस प्रकार मैनी रीजन्स की जो डिटेल है वो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। संस्कृत परिस्थिति हम चैप्टर सेकंड में इसके बारे में रीड करेंगे। और दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1287 तक जिसने रूल किया था दिल्ली पर, तो उसका एक वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम बंगाल, बंगाल में एक जगह है गुड्डा से लेकर ईस्ट इन द ईस्ट और ईस्ट में टू गजनी इन अफगानिस्तान, इन द वेस्ट में ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान तक उसका एरिया था। इंक्लूड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो भी इंक्लूड था। इतने बड़े एरिया पर किसका था? गियासुद्दीन बलबन का एम्परर था। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग एरिया से जो आदमी थे, जैसे गुड्डा ये कहाँ था? बंगाल के अंदर, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, अपेरेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मी, यानी कि इन सभी स्टेट्स के लोग किसकी सेना में शामिल थे? गियासुद्दीन बलबन की सेना में थे। तो हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज ए एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कंक्वेस्ट। तो कई बार हिस्टोरियन कुछ ज़्यादा तारीफ कर देते थे किसके बारे में? जो राजा के द्वारा जिन एरिया को जीत लिया जाता था। कभी कभी जो हिस्टोरियन है किसी राजा की ज़्यादा तारीफ कर देते थे। एट द सेम टाइम उसी समय दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत ये बहुत समझने की कोशिश की जा रही थी कि ये राजा अपने सभी अलग अलग पार्ट में कंट्रोल करने की जो क्लेमिंग थे, दावे थे, वो क्यों कर रहे थे, यानी कि अपने इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए। तो लुक एट दिस मैप। इस मैप में हमने जो 24 स्टेट के बारे में दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन ये स्टेट के नाम जो एज इट आज के स्टेट हैं उनसे बहुत कम मिलते हैं। ये उस टाइम के स्टेट के नाम हैं जब किसका रूलर था? दिल्ली सल्तनत में अलग अलग दिल्ली के सुल्तानों द्वारा रूल किया गया था। जैसे कि कुछ एरिया तो अभी इसमें सिर्फ
नंबर लिख रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, नीचे इनके नाम दे रखे हैं। तो जैसे लाहौर है जो अभी है पाकिस्तान के अंदर, जैसे दिल्ली है अब भी है, कन्नौज है अब भी है, अवध है, बिहार है। तो कुछ नाम तो ऐसे हैं जैसे गुजरात है, तेलंगाना है, कुछ नाम एज इट इज अभी भी उन्हीं स्टेट के ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ के नाम चेंज हो चुके हैं। ओके, लैंग्वेज एंड रीजन। 1318 में एक पोइट है अमीर खुसरो, उसने लिखा था लैंग्वेज के बारे में। उसने बताया कि डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। इस लैंड पर अलग अलग एरिया की अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, और तेलंगानी है, गुर्जरी है, मावरी है, एंड अवधी है। ये सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। लेकिन अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन द कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत। तो उन्होंने एक लैंग्वेज का यहाँ पर वर्णन किया है जो थी संस्कृत थी। इस डिड नॉट बिलोंग एनी रीजन, वो किसी एक एरिया से बिलोंग नहीं रखती थी। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, वो हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है जो कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, जो साधारण आदमी था वो इसको नहीं जानता था। ओनली द ब्राह्मण डू, इसको कौन जानते थे? ब्राह्मण जानते थे। तो सारी लैंग्वेज किसके द्वारा जन्मी गई है? संस्कृत लैंग्वेज, हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है, उसी से द्वारा अलग अलग लैंग्वेज बनी है। ओके, बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोजेस्ड distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। ये जो 700 के बाद बहुत सारे एरियाज थे, जो वो रीजन थे, वो ऑलरेडी क्या कर चुके थे? कुछ अपने उद्देश्य तय कर चुके थे कि जो जियोग्राफिकल एरिया है उनका वो कहाँ तक रहेगा। देयर ओन लैंग्वेज, उस एरिया में कौन सी लैंग्वेज का यूज होगा, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट, इसके बारे में हम चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे कि एरिया के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी कल्चरल क्या है। तो इस सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हम चैप्टर 9 में रीड करेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डेंसिटी। तो वो क्या थी? वे किसी विशेष राजवंशों से जुड़ी हुई डेंसिटी थी या एरिया थी। देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी स्टेट। कई बार तो क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी इन स्टेट के बीच में, राज्यों के बीच में आपस में कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट, यानी कि यहाँ कुछ समस्याएं आ जाती थी। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल। तो ये इन सब के बारे में, जैसे चोल एम्पायर के बारे में, खिलजी के बारे में, तुगलक के बारे में, मुगलों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे अच्छी तरह से। टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, यानी कि कई इनमें से अपने आप को एम्पर के रूप में नहीं संभाल पाए कुछ एरिया में। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल, यानी कि इनमें से सभी जो साम्राज्य था वो सभी पर अच्छी तरह से शासन करने में सफल नहीं हो पाए। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक दूसरे से, जैसे मुगलों ने ज़्यादा शासन किया था, तुगलक ने इतना ज़्यादा नहीं किया, खिलजी ने इतना ज़्यादा नहीं किया, चोल ने इतना ज़्यादा नहीं किया जितना प्रभाव किसका रहा था? मुगलों का। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में रीड करेंगे। वैन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, जैसे कि हम सबको पता है, लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पावरफुल मुगल एम्पायर था वो औरंगजेब था, जो 1707 में मारा गया था। तो उसके बाद कोई पावरफुल एम्पायर मुगल सम्राट नहीं हुए। लास्ट जो बहादुर शाह जफर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या हो रहा था? खत्म होता जा रहा था। इट लीड टू द री एमरेज ऑफ रीजनल स्टेट्स, but year of imperial pan regional rule had alerted the characters of the region। इसके बाद भी, यानी कि जब मुगल डेंसिटी थी वो खत्म होती जा रही थी, उसके बाद कुछ छोटे छोटे रीजनल स्टेट, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभरने शुरू हो गई। कुछ वर्षों के बाद जो एक बड़े एरिया पर किसी एक सम्राट का रूल होता था, उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे शासकों के रूल होने पर लोगों की लाइफ पर अच्छा प्रभाव नहीं रहा। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट्स, इस उपमहाद्वीप के द रीजन वर लेफ्ट विद द लेजेसी ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट। बड़े और जो छोटे राज्य थे उन पर अपनी विरासत छोड़ के गया था, यानी अपना प्रभाव छोड़ के गया था जो एक बड़ा साम्राज्य था।
हैड रूल्ड ओवर देम, यानी कि जो बड़े साम्राज्य का जो शासक था, उसका जो प्रभाव था वो जनता पर या छोटे एरिया पर या बड़े एरिया पर अभी भी दिखाई दे रहा था। दिस वॉज एप्रियंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट्स एंड शेयर ट्रेडिशन। अब भी क्या थी, जो परंपराएं थी, कुछ तथ्यों का उन परंपराओं के द्वारा पता चल रहा था। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का प्रबंधन करती थी वो भी एज इट इज दिखाई दे रही थी। एलिट कल्चर, जो उच्च संस्कृति थी, वो भी एज इट इज बनी हुई थी। जो लैंग्वेज थी वो भी यूज हो रहा था, वही लैंग्वेज जो मुगल के टाइम पे यूज होती थी। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन, यानी कि जो 1000 सालों का हम इस लेसन के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो विशेषताएं थी डिफरेंस रीजन की, अलग अलग एरिया की, डिड नॉट ग्रो इन इंसोलेशन, यानी अलग होकर कोई ज़्यादा विकास नहीं कर पाई थी, अलग रहकर कोई ज़्यादा विकास नहीं कर पाई थी। दीज रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द लार्जर पैन रीजन फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट इवर क्वाइट लॉजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। तो इस प्रकार जो उसकी मेन विशेषताएं थी, जो कि एक बड़े साम्राज्य की या बड़े सम्राट की जो मेन विशेषताएं थी, वो अलग अलग एरिया पर अब भी दिखाई दे रही थी, यानी ताकतों का प्रभाव उन पर अब भी था। अब हम पढ़ेंगे ओल्ड और न्यू रिलीजन, जो नए और पुराने धर्मों के बारे में, यानी उन 1000 वर्षों में पुराने धर्म क्या थे और नए धर्म जिनको अपनाया जा रहा था। 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, 1000 सालों की जो इतिहास है ये, वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजन ट्रेडिशन। इन इस 1000 वर्षों के टाइम पीरियड के दौरान कई रिलीजन ट्रेडिशन, परंपराओं में क्या आया, बदलाव आया था। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज सम टाइम डीपली पर्सनल, यानी कि आदमी व्यक्तिगत तौर पर किसी दैवीय शक्ति में विश्वास करना शुरू कर चुका था। बट मोर यूजली इट वाज ए कलेक्टिव, कई बार ये एक समुदाय का विश्वास भी हो सकता था, यानी कि हम किसी भगवान में एक व्यक्ति का खुद विश्वास हो सकता है और पूरे समुदाय पर का भी उस पर विश्वास हो सकता है। कलेक्टिव बिलीव्स इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी, जो पूरा समुदाय था किसी एक सुपर नेचुरल पावर पर, नेचुरल पावर है भगवान पर विश्वास रखता है। रिलीजन ही मान, उसको क्या मानते हैं, धर्म मानते हैं। वाज ओपन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, यानी कि जो स्थानीय समुदाय है उस पर जो सोशल और इकोनॉमिक संस्था है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टरेड शो टू डिड देयर बिलीव, इस प्रकार इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता जा रहा है और उनकी जो आस्थाएं थी, बिलीव थी, उसमें भी बदलाव आता जा रहा है। इस प्रकार लोगों ने किस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, डिवाइन पे, यानी कि कोई दैवीय शक्ति थी, सुपर नेचुरल पावर थी, जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे, व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म, जिसको हम हिंदू धर्म आज मानते हैं, यानी कि जिसको आज के टाइम में हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म में यही है नहीं, हम किसी एक मेन देवता में विश्वास करते हैं। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज, इसमें क्या शामिल किया गया था, किसी नए देवता की पूजा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, किसका निर्माण करवाया गया, मंदिरों का, यानी कि हम पूजा कहाँ जाके करते हैं, मंदिरों में। तो इन्हीं 1000 सालों में ये धर्म का जो विश्वास था वो बढ़ता गया था। रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण, इस कारण जो टेम्पल बनाए गए तो किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, ब्राह्मणों की, द प्राइस्ट की, पुजारियों की, एंड डोमिनेंट्स ग्रुप इन सोसाइटी, जो समाज के पुरोहित वर्ग थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, संस्कृति नॉलेज किसी होती थी, ब्राह्मण को होती थी, प्राइस्ट को होती थी। टेक्स्ट अनंत था ब्राह्मण, क्योंकि उनको ज्ञान होता था, जो किताबें होती थी संस्कृत की, उन किताबों का ज्ञान ब्राह्मणों को होता था। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, इसलिए उनको समाज में क्या मिलती थी, रिस्पेक्ट, सम्मान मिलता था। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट्स ऑफ देयर पैटर्न, क्योंकि इन ब्राह्मणों को किसकी किसका संरक्षण मिलता था, राजाओं का, जो उस टाइम शासक होते थे वो रक्षा करते थे किसकी, ब्राह्मणों की। न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टाइज, और नए नए जो शासक थे वो भी इनको संरक्षण देते थे। पैटर्न साइड में दे रखा है, इन्फ्लुएंस वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन एंड एज क्राफ्ट पर्सन, ए लर्नमैन और ए नोबल, कोई प्रभावशाली आदमी, जैसे कोई शासक है या धनी व्यक्ति है, किसी कलाकार का, किसी विद्वान का, किसी भी व्यक्ति का
ख्याल ख्याल रखता था, यानी कि खास तौर पर उसका ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं पैट्रॉन्स। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट, एक और मुख्य बदलाव यहाँ आया था, दिस पीरियड वाज एमब्रेस द आइडिया ऑफ भक्ति। अब क्या था वो, भक्ति के विचार, यानी लोगों के अंदर भक्ति करने का विचार था, वो भी इसी टाइम पीरियड में आया था। लविंग पर्सनल डेटी, यानी कि अपने किसी पर्सनल भगवान से भक्ति करना। डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्राइस्ट एंड एलाबोरेट रिचुअल, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी पुजारी के हम खुद भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यू विल बी लर्निंग, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में रीड करेंगे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में कई नए धर्मों का भी दिखाई इस टाइम पीरियड में दिखाई देने लगे थे। मर्चेंट एंड माइग्रेंट, यानी कि जो व्यापारी थे या जो प्रवासी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे थे। फर्स्ट ब्रोट द टीचिंग ऑफ होली कुरान, पहली बार उसके बारे में पता लगाया गया कि जो होली कुरान है, मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है कुरान, टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। कब आई थी इंडिया में इसका जिक्र, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, 7th सेंचुरी में, 7वीं सदी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक्स, तो जो मुस्लिम लोग थे वो इसकी सम्मान करते थे कुरान बुक का। एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, और वो एक ही भगवान को मानते थे, जो है अल्लाह। हुज लव मर्सी बाउंटी, वो था कि जो भक्त उसकी पूजा करता है, मर्सी करता है, यानी कि करुणा, प्रेम और उदारता, बाउंटी, ये सब भगवान उनसे प्यार करता है, यानी जिसके अंदर दूसरों के प्रति दया है, करुणा है, प्यार है, उदारता है, तो ऐसे लोगों पर जो उनका अल्लाह है वो क्या करता है, अपनी कृपा या दया रखता है। मैनी रूलर वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमाज, कई शासक थे जो उस टाइम पर इस्लाम धर्म के जो उलेमा थे उनको खास तौर पर सुरक्षित रखते थे। उनकी जो ज्यूरीज थी, थियोलॉजीज थे, जो धर्म के जानने वाले थे या न्याय शास्त्री थे, उनको ज़्यादा संरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। लाइक हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में क्या था, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर, यानी मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के अलग अलग फॉलोवर थे। देर वर द सिया मुस्लिम, ये मुस्लिम में 2 टाइप के मुस्लिम पाए जाते हैं। फर्स्ट है सिया मुस्लिम, जो बिलीव करते थे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु, यानी कि जो मुसलमानों का क्या था, जो सिया मुसलमान थे वो पैगंबर साहब का जो दामाद था मोहम्मद अली, उस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वो मुस्लिम समुदाय का मुख्य नेता मानते थे। सिया जो मुस्लिम थे वो पैगंबर मोहम्मद का जो दामाद था अली, उसमें विश्वास करते थे और वो उसी को अपने समुदाय का नेता मानते थे। एंड द सुन्नी मुस्लिम, दूसरे टाइम के मुस्लिम क्या थे, सुन्नी। फर्स्ट कैसे थे, सिया। तो सुन्नी किसको एक्सेप्ट करते थे, अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर, खलीफा, जो स्टार्टिंग में मुसलमानों का लीडर था खलीफा, उसको अपना अल्लाह या भगवान मानते थे। सक्सीडिंग खलीफाज, तो अब भी उसी को माना जा रहा है। देर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, इस प्रकार अलग अलग स्कूल्स के क्या बनाए गए थे, रूल बनाए गए थे, जिसको हम्फी और साफी कहा जाता है इंडिया के अंदर, इन द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। आज भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत और रहस्यमयी विचारों को माना जा रहा है, ये मुस्लिम विचार हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास को किस प्रकार अलग अलग पीरियड में रखा गया है। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट ए पासिंग ऑफ आवर, यानी कि जो हिस्टोरियन है वो किसी टाइम को, कुछ घंटों के टाइम को नहीं मानते, कुछ डेज के टाइम नहीं लेते, कुछ साल नहीं, बल्कि बहुत लंबे पीरियड, जैसे 50 साल, 60 साल, 100 साल, इस प्रकार से वो किसी टाइम पीरियड को मानते हैं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल, कुछ समय में बदलाव आते हैं, सोशल बदलाव आते हैं, इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आते हैं। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव, इसका विचारों का और विश्वास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड दैट पोसेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े टाइम पीरियड को बांट दिया गया था, ताकि उनका आसानी से क्या किया जा सके, स्टडी की जा सके, उनको समझा जा सके। तो जो टाइम पीरियड है, जैसे हमारे हिस्ट्री में
बांटा गया है, 3 टाइम पीरियड में बांटा गया है। कब बांटा गया था? मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ये हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स मिल, जिन्होंने 1817 में अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें, उस बुक में, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक में उसने इंडिया के 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। Okay, this division was the based of the idea that the religion of ruler was the only important historical change। तो इस डिवीजन के आधार पर ही, इस बंटवारे के आधार पर ही क्या किया गया था? शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता था। यानी कि जैसे हिंदू धर्म था तब, तो हिंदू का पीरियड माना गया। फिर मुसलमानों का जब टाइम पीरियड था तो उसमें मुस्लिम धर्म को मानते थे। और लास्ट में जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों को जो ईसाई धर्म था उसके कारण ही इसमें बदलाव आए गए थे। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो द पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियन तो आज भी इस विभाजन को स्वीकार करते हैं। मोस्ट लुक ऑफ इकोनॉमिक सोशल फैक्टर ऑफ द करेक्टराइज्ड द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट। इनमें से कुछ ज़्यादातर इतिहासकार जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर हैं, कारक हैं, उनके आधार पर ही अतीत को जो अलग अलग डिवाइड किया गया है उसको सही मानते हैं। द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर, आपने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो एंशियंट हिस्ट्री थी, जो हमारे सबसे पुराना आवर पास्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या क्या रीड किया था हमने? हंटर गैदरर थे, अर्ली फार्मर थे, पीपल लिविंग टाउन में, विलेजेस में, अर्ली एम्पायर से, स्टार्टिंग में कौन कौन से सम्राट बने थे, जैसे मगध के सम्राट थे, एंड किंगडम, उनकी राजधानियों के बारे में हमने क्लास 6th में रीड किया था। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, इस साल जो आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, डिस्क्राइब द मेडिवल पीरियड। तो जो मेडिवल पीरियड है वो 7th क्लास में हम पढ़ेंगे। यू विल फाइंड अबाउट सेपरेट द पीसेंट सोसाइटी, तो इसके बारे में जो सोसाइटी अलग अलग बनेंगी उनके बारे में रीड करेंगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशन, जो क्षेत्रों के आधार पर राज्य बनेंगे या साम्राज्य बनेंगे उनके बारे में हम रीड करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म, इस्लाम में मेजर रिलीजन, एंड द अराइवल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो हम हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जब इंडिया में आ गई, ये हम 8th क्लास के अंदर रीड करेंगे। दीज 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज, 1000 सालों में जो हिस्ट्री है उसमें बदलाव के कई विटनेस गवा रहे हैं। आफ्टर ऑल, इसके बाद 16 एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th और 11th। जो 8th और 11th सेंचुरी है वो अलग थी, किससे? 16 और 18th सेंचुरी से, क्योंकि 8th और 11th सेंचुरी में इतने बदलाव नहीं आए थे जितने बदलाव 16 और 18th सेंचुरी में आए हैं। देयरफॉर डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड एज हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। यानी कि जो इतना लंबा पीरियड है 1000 ईयर का, ये क्या है? समस्याओं से दूर नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। मोरेवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड एंड मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ए मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। इस प्रकार जो हमारा मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से, यानी मॉडर्न काल से अगर करेंगे, तो आधुनिकता के साथ जो मॉडर्न काल है उसमें हमारी मॉडर्निटी की क्या होगा? डेवलपमेंट होगी, मटेरियल प्रोग्रेस जिसमें भौतिक विकास भी होगा, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास भी होगा। दिस सीम टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लेकिंग इन एनी चेंज बट शोवेर whatsoever, but of course we know this was not the case। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो मध्यकाल है वो रूढ़िवादी था, जो विचार थे लोगों के, पुराने विचार थे, उन्हीं को मानते आ रहे थे, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो समय के साथ होता रहता है। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटीज ऑफ द सब कंटिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन and economic in several regions reached a level of prosperities and attract the interest of the European trading company। इन 1000 सालों में हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन आते रहे हैं। कई एरिया में जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक है,
वो क्या हो गई थी, बदलती जा रही, इतनी बदल गई थी कि इतनी प्रॉस्पेरिटी हो गई, इतनी समृद्ध हो गई थी, इतनी खुशहाल हो गई थी कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी व्यापार करने के लिए। एज यू रीड द बुक, इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर 8th क्लास में पढ़ेंगे। साइन ऑफ द चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क्स, हमारी जो ऐतिहासिक प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बारे में। आल्सो व्हेन एवर यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक, अब हम कंपेयर कर पाएंगे कि इस साल हम बुक में क्या रीड है और व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, तुमने लास्ट ईयर क्या रीड किया था। लुक आउट फॉर चेंज, उन दोनों में क्या क्या बदलाव आए, कंटिन्यूटीज wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed and remained the same। तो हम पिछले साल की आवर पास्ट की बुक में और इस साल की आवर पास्ट की बुक में जो चेंजेस हमें दिखाई देंगे उससे क्या बदला है या वैसा ही कुछ रहा है, इसके बारे में हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन या डिसीजन ले सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ यही समझने को मिला है कि हमारा जो 1000 सालों का जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चेंज आए थे। इस 7th क्लास में हम इन सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट।